कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक आपको बता दें अभी भी जारी है। कोरोना पर लगाम लगाने पर मंथन के साथ इस मीटिंग में वैक्सीन के वितरण के लिए अपनाई जाने वाली योजना पर भी विचार हो रहा है। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से पहले 20 नवंबर को भी प्रधानमंत्री मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने वैक्सीन की रिसर्च, उसकी उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और डिलीवरी की समीक्षा की थी। इसमें कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के डेटाबेस तैयार करने, साथ ही वैक्सीन के लिए कोल्ड चेन तैयार करने, सिरिंज की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई थी। और इस वक्त मेरे साथ अमित कुमार, मेरे सहयोगी, सीधा जुड़ गए हैं। अमित, अभी तक की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया है, कोई जानकारी? देखिए, जो 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी वो खत्म हो चुकी है, जिसमें तमाम राज्यों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं और जिसमें कि किस तरह से उन्होंने एक कार्य योजना बनाई है कोविड को रोकने के लिए, उस पर चर्चा हो गई है। प्रधानमंत्री ने भी अपनी बातें रखी, उनके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन अब वैक्सीन को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन जब आएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 1 से 2 महीने के भीतर वैक्सीन लॉन्च किया जाएगा और उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उसको ठंडे जगह पर रखना होगा, -40 डिग्री टेम्परेचर कम से कम चाहिए उसके लिए। तो ऐसे में जो कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, जो कोल्ड चेन होगा, उसको लेकर गंभीरता से बात हो रही है, क्योंकि तमाम राज्यों को कहा गया है कि कोल्ड चेन डेवलप कर ले दिसंबर के महीने तक, क्योंकि इसके बाद संभावना ये है कि वैक्सीन आएगा तो उसको दूर दराज जगहों तक पहुंचाना होगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज हो, तभी वो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर काम हो पाएगा, तभी उसको दूर दराज जगहों तक पहुंचाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से, एलजी से, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो यूटी के, उनसे बात कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले वक्त पे ज़्यादा ध्यान इस बात को लेकर करना है कि हर उस व्यक्ति तक वैक्सीन कैसे पहुँचे, दूर दराज इलाके तक कैसे पहुँचे। कहा यह जा रहा है कि बाकायदा जो प्रधानमंत्री ने जो पिछले महीने मीटिंग की थी उसमें ये भी बात हुई थी कि कैसे जो पोस्टल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, क्योंकि उनकी पहुंच बहुत अंदरूनी इलाके तक होती है, तो उनका इस्तेमाल भी किया जाए कि उनके जरिए भी ये वैक्सीन को वहां तक पहुंचाया जाए जहां पर उसको टीकाकरण हो सके। तो इन तमाम ऑप्शंस को लेकर चर्चा हो रही है। राज्य सरकारों से पूछा जाएगा कि उनकी क्या तैयारी है, उनके यहाँ कोल्ड चेन कब तक बनकर तैयार होगा, उसके लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, और फिर उनके यहाँ पर किस लेवल पे। सबसे बड़ी बात की कहा यह गया है कि जो फ्रंट लाइन जो वर्कर्स हैं, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, इसके अलावा जो डिफेंस के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। करीब 60 करोड़, ये कहा गया है कि पहले चरण में 60 करोड़ वैक्सीन की जरूरत भारत में होने वाली है। तो इसीलिए उन 60 करोड़ वैक्सीन का सही जगह पहुँचाव हो। जो उम्र दराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उन्हें पहले चरण में वैक्सीनेट किया जाएगा, वैक्सीनेशन दिया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी रणनीति पर चर्चा करने की जरूरत है ताकि सही जगह से सही वक्त पर सही जगह तक सही लोगों तक पहुंच सके। जी अमित, इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन कैसे मिलेगी? पहली बात, कहाँ की वैक्सीन भारत आने वाली है? क्योंकि कई स्तरों पर ये जो वैक्सीन का ट्रायल है वो लगभग सफल हुआ है, कहीं पर 94%, कहीं पर 90% सफलता मिली है। तो वो कौन सी वैक्सीन होगी जो पहले चरण में भारत पहुंचेगी? आगे इस पर अमित मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर यह है जो अमित भी बता रहे थे कि भले ही कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन यूपी की योगी सरकार अभी से एक्टिव हो गई है। सीएम योगी के निर्देश पर यूपी में वैक्सीन के स्टोरेज और कोल्ड चेन के निर्माण पर काम शुरू भी कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 दिसंबर तक इस कोल्ड चेन को तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आपको यह भी बता दें कि वैक्सीनेटर की उपलब्धता पर भी जोर दिया जा रहा है। पर्याप्त संख्या में वैक्सीन स्टोर करने की जगह तलाशी जा रही है ताकि गुणवत्ता में कोई कमी न रह पाए। दरअसल कोरोना वैक्सीन को रखने के लिए खास तापमान की जरूरत पड़ती है। यहां तक कि अमेरिका की जो वैक्सीन है मॉडर्ना की, उसमें जानकारी जो सामने आई -70 डिग्री इतने तक तापमान की जरूरत पड़ती है, और अपने आप में ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इसके लिए अलग स्टोरेज रूम बनाए जाते हैं। वैक्सीन को डीप फ्रीजर और आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। क्या तैयारियां हैं? अशोक मेरे साथ जुड़ गए हैं यूपी से। अशोक, अभी तो आना है, वैक्सीन आना है, किस राज्य को कितनी उपलब्धता हो पाएगी, ये तमाम चीजें अभी सामने आनी हैं, लेकिन योगी सरकार क्या तैयारी कर रही है?
देखिए, दरअसल कोविड को लेकर जो नियमित बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं उसमें स्पष्ट तौर पर एक डेडलाइन निर्धारित कर दी गई है कि 15 दिसंबर तक जो कोल्ड चेन है उसको तय कर लिया जाए। इसके अलावा जो वैक्सीनेटर है उसकी उपलब्धता पर खास ख्याल रखा जाए। तमाम सारे अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया गया है कि 15 दिसंबर तक न सिर्फ कोल्ड चेन निर्धारित कर ली जाए बल्कि कहां पर वैक्सीन रखी जानी है, क्या क्या इंतजाम होने, ये सारी तैयारियां 15 दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। इसके अलावा जो भी ट्रेंड लोग होंगे यानी कि जो भी कर्मचारी या वैक्सीन लगाने वाले लोग होंगे उनको भी प्रॉपर प्रशिक्षण उपलब्ध करवा दिया जाए। इस तरह की तैयारी फिलहाल यूपी सरकार में देखी जा रही है। दूसरी अहम बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगातार बैठकों का दौर भी इस समय चल रहा है। खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड को लेकर बैठक की जाती है। इसमें टीम 11 के तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं। अभी आप देखिए कि शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि अगर बंद कमरे में कहीं पर कोई आयोजन होता है तो उसमें टोटल क्षमता का 50% आदमी वहां पर उपलब्ध रहेगा। सभी को फेस मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, यानी कोविड प्रोटोकॉल के तहत तमाम सारे जो नियम हैं उनका पालन किया जाना सुनिश्चित कराया जाएगा। और इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठकें भी लगातार की जा रही हैं। तो सबसे आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के संक्रमण में लगातार चाहे टेस्टिंग की बात हो या फिर लोगों में जन जागरूकता की बात हो, और खुद मुख्यमंत्री इस पर मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार लोगों को निर्देश दिए जाते हैं। तो यह जरूर कहा जा रहा है कि यूपी ऐसा एक पहला राज्य है जिसने वैक्सीन आने से पहले 15 दिसंबर तक की एक डेडलाइन तय कर दी है कि वैक्सीन आने से पहले राज्य में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली जाए, ताकि जब वैक्सीन की उपलब्धता हो तो उस समय आनन फानन की स्थिति ना बने, बल्कि हम पहले से ही वैक्सीन को लेकर तैयार रहे। सिर्फ वैक्सीनेशन की एक जो प्रक्रिया है वही बाकी रह जाए। तो इसके लिहाज से उत्तर प्रदेश में तैयारियां बहुत जोर शोर से देखी जा रही हैं। ठीक है, आप बने रहिएगा अशोक, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि देखिए दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, एक जो जानकारी सामने आई है इस बाबत अमित से हम आगे जानकारी लेंगे कि कुछ और बेड्स उपलब्ध करवाए जाएं, लगभग 1000 बेड्स ये सरकार की तरफ से मांग की गई है इस बैठक में। लेकिन पहले मैं रुक कर लेती हूं मेरे अन्य सहयोगियों का। भोपाल से मेरे साथ विपिन श्रीवास्तव मौजूद हैं, दीपक दुबे मुंबई से, अशोक हमारे साथ लखनऊ से हैं, दिव्या सरोजनी नगर मार्केट से इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा कुंदन सिंह भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि ये खबरें जो चल रही हैं लगातार आप मार्केट में मौजूद है और घूम घूम कर शायद कुछ महत्वपूर्ण देख भी पा रही हैं जो हमसे साझा कर पाए। इस वक्त बताइए, ये जो वैक्सीन को लेकर के चर्चा चल रही है, जो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है, ये जो चर्चाएं चल रही है मार्केट में जब आप हैं, लोगों के बीच क्या मैसेज अभी तक पहुंच पाया है? देखिए, लोगों के बीच अभी यही है कि अभी जल्द से जल्द वैक्सीन आए, लोग यही कह रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी यहाँ पर बात ये दिख रही है कि देखिए ये एनफोर्समेंट टीम की जो रिकवरी वैन है वो यहाँ पर आप खड़ी देख रहे हैं। पूरी मार्केट में ये घूम के आए हैं और जो भी अवैध दुकानें जिन्होंने अपना सामान जो है वो अपनी दुकान के एरिया से बाहर लगा रखा था उन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन नहीं कर रहे थे उन पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है एनडीएमसी द्वारा। इस वक्त मेरे साथ संजीव जी हैं, एनफोर्समेंट टीम के साथ है। सर, कितने आज चालान काटे गए? लगा कि पहले से ज्यादा जागरूकता है? चालान तो कोई नहीं मिला फिलहाल, हमने कोशिश पूरी किया है कि लेकिन सबने मास्क लगा रखे हैं, इसलिए सारा जागरूकता बहुत फैली हुई है यहाँ पे। जब से 2000 का हुआ तब से बिल्कुल लोग हमारे सारे लगा रहे हैं बिल्कुल, इसलिए कोई आदमी मिल ही नहीं रहा, चालान काटने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे सरोजनी नगर मार्केट में सबसे बड़ी जो दिक्कत है पटरी बाजार, क्योंकि पटरी बाजार इतना ज्यादा है कि उससे लोगों की भीड़ बढ़ती है और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं होता। तो किस तरह से कार्रवाई कर रहे थे आप लोग? हमने पूरा एकदम कार्रवाई किया बिल्कुल एकदम। आज कोई ज्यादा भीड़ नहीं है पहली बात तो, और जहाँ भी 4-5 आदमी ज्यादा मिलते हैं उनको मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ, साइड कर देता हूँ। बाकी ज्यादा होता है उनको चालान करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई आज मिले नहीं उससे फिलहाल। लेकिन आपकी टीम जैसे ही जाती है फिर से वो बाजार जो है वो लगना शुरू हो जाता है? मैडम ये तो पीछे से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामने बिल्कुल सब हट जाता है। चलिए, अच्छी बात है दिव्या कि वो कह रहे हैं कि उनको लोग चालान काटने के लिए मिल नहीं रहे। कम से कम इतनी तो जागरूकता लोगों में आई। और देखिए किसी ने लिखा भी, ये कहा कि अब दिल्ली दिल वालों की नहीं मजबूत फेफड़ों वालों की रह गई है, जिनके मजबूत फेफड़े हैं उनकी रह गई है। जाहिर सी बात है प्रदूषण भी उसी स्तर पर है। बहरहाल कोरोना की वैक्सीन से साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। खबर केंद्र सरकार की तरफ से आई है और इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार ने राज्यों को तैयार रहने के लिए कहा है। डराने वाली है लेकिन एक हकीकत जिससे रूबरू होना जरूरी है। केंद्र सरकार ने खुद इस साइड इफेक्ट से निपटने के लिए राज्यों को तैयार होने के लिए कहा है। चिट्ठी लिखी गई है कि जिला स्तर पर पहले से तैयारी रखें। अमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कैसी तैयारी और कैसे साइड इफेक्ट्स की बात कही जा रही है?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि इस पूरे कोविड का जो वायरस उसको लेके बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए आप देखिए पिछले 6-7 महीनों में लगातार अपने कैरेक्टर को बदला है। इसके बाद इसके अलावा जो यहाँ पर ट्रायल चल रहा था, उस ट्रायल के दौरान भी एक व्यक्ति को फीवर आ गया था। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखिए तो कोई भी अभी जो वैक्सीन बन रहा है, चाहे अमेरिका वाली बात करो या भारत में जो बन रहा है, 100% वैक्सीन पूरा प्रूफ अभी तक नहीं है। कोई 95% है, कोई 80% है, कोई 85% है। तो ऐसे में भारत सरकार की आप इसे अलर्टनेस के तौर पर देख सकते हैं कि सरकार एक दूसरे पक्ष को भी लेकर चल रहा है कि अगर हो सके कि ऐसी संख्या बहुत कम हो जिसको साइड इफेक्ट्स हो सकता है। आमतौर पर आप कोई मेडिसिन खाते हैं तब भी उसमें साइड इफेक्ट्स की आशंका होती है, तो इस तरह की आशंका को लेकर भी चला जा रहा है। नॉर्मल साइड इफेक्ट या गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होने देना चाहती है, इसीलिए उन्होंने जल्दी से बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो अपनी तरफ से एक तैयारी है कि कल को अगर किसी को वैक्सीन देते हैं, उसको अगर बुखार आता है या कोई साइड इफेक्ट्स हो, तो इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स तैयार हों। जिले में जो अस्पताल हो या उसमें भी जो डॉक्टर्स हो, उनको भी ये तैयारी होनी चाहिए कि किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स के लिए तैयार हो। अच्छा, तो उसको आप कह सकते हैं कि उसके लिए बकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि वैक्सीन आने से पहले एक दूसरे पक्ष के लिए भी सरकार तैयार होना चाह रही है। ठीक है, कुंदन बीच में कुछ पॉइंट रखना चाह रहे हैं, कुंदन जल्दी से बताएं। देखिए आशा, दो बड़ी बात है कि जो वैक्सीन जो अभी तक सफल कैंडिडेट्स हुए उसमें 5 बड़े नाम है, जिसमें मॉडर्ना की बात हो रही है, फाइजर की बात करें तो यूएस की कंपनी है जो आरएनए टेक्निक पे मौजूद है। उनके लिए आपको फ्रीजर सिस्टम -70 डिग्री रखना पड़ेगा, और शायद यही वजह है कि बड़े बड़े स्टेट्स तमाम ये विश्लेषण का विषय है, ये विश्लेषण का विषय है कुंदन, इस पर बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण खबरें आ रही हैं वो पहले बता भी दें अपने दर्शकों को। देखिए, वैक्सीन तो आ जाएगी, लेकिन एयरपोर्ट से अस्पताल तक और अस्पताल से कोविड सेंटर तक उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वैक्सीन के लिए जरूरी टेम्परेचर का इंतजाम कैसे किया जाएगा, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए मैं सीधा आपको इस वक्त लेकर चलती हूं मेरी सहयोगी पूजा के पास। जी हाँ, तो जो जानकारी मैं अब आपको यहां से देने जा रही हूं बहुत ही अहम है, इसलिए आप इसे बेहद ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी जुड़ी है कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन से। दरअसल दवा कंपनी फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को 90% तक कारगर बताया है, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि अब कुछ महीनों के भीतर ही दुनिया को कोरोना की वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि इन तमाम दावों के बीच भारत के क्या हालात हैं और क्या दुनिया में तैयार हो रही वैक्सीन भारत के लिए कारगर है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दुनिया में सबसे पहले आने का दावा करने वाली 2 वैक्सीन के बारे में। दवा कंपनी फाइजर की वैक्सीन को रखने के लिए -75 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे का तापमान चाहिए, यानी ये टेम्परेचर इसके लिए होना चाहिए। और दूसरी वैक्सीन है मॉडर्ना की, इसका टीका -30 डिग्री में ही टिका रहेगा। रूस की स्पुतनिक 5 की अगर हम बात करें, जिससे भारत को बहुत उम्मीद है, लेकिन स्पुतनिक 5 को रखने के लिए भी जो टेम्परेचर चाहिए वो है -20 डिग्री का तापमान चाहिए इसके लिए। अब देश के हालात ऐसे हैं कि ये दोनों वैक्सीन भारत समेत कई देशों के लिए कारगर नहीं है, और उसकी क्या वजह है? बड़ी वजह यह है कि अपने देश में अब तक -15 से 20 डिग्री ठंडक वाली व्यवस्था ही मौजूद है। लेकिन इन सबसे अलग देश में बन रही कोविशील्ड की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज्यादा कारगर और आसानी से प्रिजर्व की जा सकती है, स्टोर की जा सकती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड वैक्सीन बनाने का काम कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, कोविशील्ड को 2 से 8 डिग्री तक के तापमान में रखा जा सकता है, यानी इसका मतलब यह है कि इसे सुरक्षित रखने के लिए माइनस टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहां समस्या यह है कि कोविशील्ड के तीसरे चरण का ट्रायल अभी शुरू ही हुआ है। तो ये तो बात हुई टेम्परेचर की, कितना टेम्परेचर चाहिए कोविड-19 के वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। और मुंबई की एक ट्रैवल कंपनी ने वैक्सीन टूरिज्म विकसित करने का दावा किया है। कंपनी ने कहा है कि जो लोग कोरोना वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उन्हें वो अमेरिका के 4 दिन के टूर पर ले जाएगी और वैक्सीन की डोज दिलवाएगी। देखिए, नए किस्म का एक नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी है मुंबई की इस कंपनी के जरिए। दरअसल कंपनी ने इस पूरे पैकेज की लागत 1,75 रुपए रखी है। 1,75,000 रुपए रखी है। कंपनी का मैसेज व्हाट्सएप पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। कंपनी के मैसेज में कोरोना वैक्सीन को पहले पाने वालों में शामिल होने की पेशकश की गई है। इस मैसेज में कहा गया है कि जैसे ही फाइजर को अमेरिका में वैक्सीन की मंजूरी मिल जाएगी, हम अपने कुछ चुनिंदा ऐसे वीवीआईपीज होंगे
वो जो क्लाइंट्स होंगे उनको टीके लगवाएंगे। कंपनी के इस पैकेज में मुंबई से न्यूयॉर्क की फ्लाइट का किराया, 3 रात और 4 दिन ठहरना, साथ ही ब्रेकफास्ट, वैक्सीन की 1 डोज की कीमत शामिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मैसेज में दिया नंबर दिन भर बिजी रहा और जवाब में कंपनी की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा गया था, हम वैक्सीन टूरिज्म डेवलप कर रहे हैं। मैसेज में यह भी कहा गया है कि हम कोई वैक्सीन स्टोर नहीं कर रहे हैं, जो भी प्रक्रिया होगी वो अमेरिका के नियमों के मुताबिक होगी। कंपनी ने कहा कि वैक्सीन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, किसी से कोई एडवांस भी नहीं लिया जा रहा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अपने आप में ये जो नई कोशिश है, मैं सीधा दीपक दुबे का रुख करती हूँ। दीपक, जरा बताइए, ये अजीब है थोड़ा, इस प्रकार का ये जो नया टूरिज्म शुरू करने का प्लान इस कंपनी के जरिए किया गया है, क्या है ये कंपनी? और अभी तक क्योंकि बहुत ज्यादा तेजी से ये व्हाट्सएप पर वायरल है इनके मैसेज, तो प्रशासन की तरफ से अभी तक इनकी कोई जांच पड़ताल की गई है? कौन लोग हैं, क्या करना चाहते हैं एग्जैक्टली? जी आपको बता दें, ये ट्रैवल एजेंसी है मुंबई की, जो एक तरह से अपने ट्रैवल एजेंसी की मार्केटिंग कर रही थी, जहां पर इश्तिहार दिया गया था, विज्ञापन दिया गया था और ये कहा गया था कि 3 रातें और 4 दिन आप अमेरिका में बिता सकते हैं और इसके साथ साथ आपको वैक्सीन भी मुहैया कराया जाएगा हमारी तरफ से। और 11 दिसंबर को जब वैक्सीन अमेरिका में उपलब्ध होगी तो हम आपको ये तमाम जो वैक्सीन हैं, दवाएँ हैं, वो आपको हम मुहैया कराएंगे। तो पूरा वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की बात इस विज्ञापन के जरिए कही गई थी, लेकिन जिस तरह से ये विज्ञापन लगातार वायरल हुआ और लोग सवाल पूछने लगे, तो इस पर अब कंपनी की प्रतिक्रिया आई हुई है और कहा गया है कि हमने कोई भी स्टोर नहीं किया हुआ है वैक्सीन और ना ही स्टोर करने वाले हैं। जब अमेरिका में ये वैक्सीन आएगी तो पहले वहाँ के हेल्थ वर्कर और बुजुर्ग पीड़ितों को और ये वैक्सीन पहले मुहैया कराई जाएगी। उसके बाद जब ये अस्पतालों तक पहुँचेगी तब हम आपको वो मुहैया कराएंगे। ना ही तय समय बताया गया है और ना ही ये कहा जा रहा है कि हम आपको वैक्सीन मुहैया करा देंगे। लेकिन जिस तरह से अपने मैसेज वायरल करने की इजाजत इनको किसने दी? क्योंकि देश में ही पहले तो वैक्सीन मिल नहीं पाएगी, आप लोगों को लेके जा रहे हैं। अभी एक खबर हम बता रहे थे कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वहां गए लोग वैक्सीन लेते हैं, कुछ होता है, मानिए उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ये तो इजाजत की बात हो गई ना, आप ऐसे बिना परमिशन कैसे लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं? जी ये जांच का विषय है, लेकिन इनका कहना है कि विज्ञापन को हमारे गलत तरीके से लोगों ने पोर्ट्रे किया, लोगों ने समझा। हमारा कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन जो पहला विज्ञापन इन्होंने ये दिया हुआ था उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया था। हालांकि ये जांच का विषय है, अब देखते हैं कि इस पर राज्य सरकार या फिर पुलिस यंत्रणा क्या करती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपने कंपनी की मार्केटिंग करना था इनको। और हालांकि इन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अभी हम महज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ना ही हम आपसे 1 रुपया ले रहे हैं, कोई भी पैसा हम आपसे अभी चार्ज नहीं करने वाले। आप रजिस्ट्रेशन कराइए, जब वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो हम आपको मुहैया करा सकते हैं। जी हालांकि ये बहुत बड़ा विषय है और इस पर पूरी क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या इनके लिए कोई परमिशन की भी जरूरत है, ऐसे कोई कुछ भी कर सकता है। बहरहाल दीपक आप बने रहिएगा। तो चलिए, वैक्सीन का इंतजार है, लेकिन इस बीच एक और अहम जानकारी भोपाल से आपको बताते हैं। भोपाल में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन सामने आई है। भोपाल में संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन आज रात से लागू हो जाएगी, जिसमें सभी बाजार रात 8 बजे से बंद हो जाएंगे। साथ ही अगर किसी बैंक्वेट हॉल में शादी होती है तो शादी होने पर महज 100 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। खुले मैदान में होने वाले आयोजनों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट जो है रात 10 बजे तक खुलने की अनुमति उनको मिली है। अस्पताल, मेडिकल स्टोर पहले की तरह खुले रहेंगे। तो अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स को छोड़कर बाकी सब जगह नए नियम कानून बन गए हैं और ऐसे में इनका पालन करना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आज से ये नए नियम लागू हो रहे हैं। मैं सीधा रुक करती हूँ विपिन श्रीवास्तव का, मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सहयोगी। विपिन, ये नए नियम लागू हो रहे हैं लोगों को, लेकिन हमने दिल्ली में भी देखा नए नियम आ गए, लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं थी। ऐसे केस में जागरूकता कैसे फैलाई जा रही है? देखिए बिल्कुल आशा, लोगों को अभी तक ये बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो पता नहीं है। लोग एक दूसरे को देखते हैं कि आखिरकार नियम क्या बनते जा रहे हैं। जैसे आज से जो नियम है, रात को 10 से सुबह 6 तक का ये नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। अब चूंकि 8 बजे से दुकान बंद करने का ये फैसला लिया गया है भोपाल में। इसके अलावा बाकी और ज़िले हैं जहां पर अमूमन जो 8 ज़िले हैं जिनको डेंजर जोन में माना जा रहा था, भोपाल के अलावा इंदौर और जबलपुर में भी इस तरह के एक
एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि जहां पर कोरोना का आंकड़ा लगातार तेज बढ़ रहा है वहां पर भी रात्रिकालीन कर्फ्यू यहाँ पर लगाया जाए। शादियों का सीजन है, इसलिए शादियों में जो पाबंदी लगाई है 100 लोग और 200 लोगों का एक लिमिट बनाई गई है। साथ में बारात में 50 लोग से ज़्यादा शामिल नहीं हो सकते हैं। तो इस लिमिटेशंस के बीच में ये भी देखना जरूरी होगा सरकार को कि आखिरकार दिन के वक्त जिस तरह से भीड़ पड़ती है, जिस दिन के वक्त जो दुकानें खुलती हैं, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के लेकर किस तरह से कार्रवाई की जाए। क्योंकि आंकड़ा जो है, जो भीड़ है, जो लगातार जो लोग निकलते हैं, वो दिन का वक्त रहता है। ऐसे में सरकार की तरफ से कड़े फैसले अभी भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होगी उसमें भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी बात रखेंगे। वो बताएंगे, पूरा फीडबैक देंगे कि मध्य प्रदेश में किन किन जिलों में क्या स्थितियां हैं और क्या क्या हो सकता है। आम लोगों की बात की जाए तो आम लोगों से जो हमने बातचीत की तो उनका ये कहना है कि शनिवार और रविवार 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जहां पर अगर लॉकडाउन लगता है, जिस दिन वीकेंड जो होते हैं उनमें लोगों की भीड़ बढ़ती है, तो वहां पर अगर 2 दिन का अगर लॉकडाउन भी लगता है तो साथ में लोग बहुत कुछ असर पड़ेगा इस संक्रमण को रोकने के लिए। तो कुछ लोग इसके पक्ष में भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दुकानदारों का भी ये कहना है कि क्योंकि वो भी एक रिस्क जोन में काम करते हैं, जो दुकान पर काम कर रहे हैं उनको भी, क्योंकि लगातार जिस तरह से चाहे वो इंदौर की बात की जाए, उज्जैन में या फिर भोपाल में जो ज्वेलरी शोरूम या तमाम दुकानों पर जो पॉजिटिव लोग आए हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग अब जो बाजार में उतर रहे हैं वो काफ़ी भयावह स्थिति है। तो ऐसे में सरकार को ये सोचना होगा कि उन दिनों में लॉकडाउन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति यहाँ पर। ये सारा फीडबैक जो है ये प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार पूरा फीडबैक यहाँ पर देंगे इस बैठक के बाद। अभी बैठक यहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही जो फैसले जो जिलों को छोड़ के रखे हैं, जिले भी अपने हिसाब से गाइडलाइन अपने हिसाब से बदल भी सकते हैं। ये गाइडलाइन कभी भी बदल सकती है और भी सख्त हो सकती है। तो ऐसी तैयारी यहाँ मध्य प्रदेश में की जा रही है। हालांकि जो बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि कोरोना को लेकर जो पेशेंट है, भर्ती पेशेंट, उनके बेड की कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो आंकड़ा रोजाना आ रहा है उसमें जो बेड से, अगर भोपाल की बात करूं 800 बेड अगर खाली हैं, अगर पर डे अगर 300 से आसपास लोग आते हैं तो बाकी लोगों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि होम आइसोलेट ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जा रहा है यहाँ पर। तो गंभीर मरीजों को आखिरकार अस्पताल में भर्ती करना होगा। एक बात तो है विपिन, देखिए ये जो तमाम जानकारियां आप दे रहे हैं, अभी जो ये बैठक हुई है और जो बैठक चल रही है, इसके बाद शायद हो सकता है कि कुछ नए नियम और ज्यादा लागू करने पड़े। इसलिए इस वक्त बेहद आपको इंफॉर्मेटिव होने की जरूरत है, लोगों तक जानकारियां हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाएं, क्या हो सकता है क्या नहीं। इसलिए हमारी विशेष कवरेज लगातार जारी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए। जानकारियां बैठक को लेकर के सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक जारी है। इस बीच खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कुछ जानकारियां साझा की हैं कि उन्होंने क्या बातें सामने रखी या फिर केंद्र की तरफ से क्या कहा गया। मेरे साथ सीधा केजे श्रीवत्सन जुड़ रहे हैं इस वक्त राजस्थान से, वो बताएंगे। श्रीवत्सन, क्या जानकारियां मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई हैं इस बैठक को लेकर? जी देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को उन तमाम कोशिशों के बारे में बताया जो कि राजस्थान सरकार पिछले कुछ वक्त से कर रही है। इसके तहत उन्होंने बताया कि फटाकों पर इस बार दिवाली को बैन लगा दिया था, जिसके चलते प्रदूषण कम हुआ, कोरोना संक्रमण पर रोक हुई। 18,000 करीब टेस्ट होते थे सितंबर महीने में, अब 30,000 होने लग गए हैं। इसी तरह से उन्होंने ये बताया कि सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है और बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। ये तो वो काम थे जो सरकार कर रही थी, उनके बारे में जानकारी दी, क्योंकि प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि आंकड़े तो उनके पास हैं, राज्य सरकार क्या कर रही है इसकी जानकारी दे। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन तमाम बातों की जानकारी दी। साथ ही प्रधानमंत्री से यह भी उन्होंने मांग कर दी है कि राज्यों को उनका बकाया जीएसटी का पैसा दिया जाए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में किए जाए प्रयासों के लिए जो खर्च आ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा भी राज्यों को तत्काल भुगतान किया जा सके, ताकि कोई काम नहीं रुके। जो दवाइयों की जहां तक बात है, यदि दवाई आती है तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कर दिया गया कि पहले फ्रंटलाइन वॉरियर को दवाई लगाई जाएगी, लेकिन स्टोरेज को लेकर भी अब उस पर बात कर रहे हैं कि दवाइयों को कहां स्टोरेज किया जा सके। ये तो अधिकृत जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो राजस्थान में इस वक्त जमीनी हकीकत काफी खराब नजर आ रहे हैं। हर रोज 3,200 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आ रहे हैं, करीब 22,000 से ज्यादा एक्टिव केस यहाँ पर हैं। इसके अलावा मौतों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों की हालत यह है कि कम से कम 1.5-2 लाख रुपए अगर आपकी जेब में है तो ही कोरोना के इलाज के लिए भर्ती होने वाले मरीज अस्पतालों से बाहर आ सकते। ये तो मिनिमम अमाउंट हुआ है, जबकि लाखों तक का खर्चा मरीजों को आ रहा है, लोगों को अपने घर गहने वगैरह भी बेचने पड़ रहे हैं। तो इस तरह के हालात इस वक्त राजस्थान में है, जिसे सुधारने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई थी कि किस तरह से और सुधार किया जा सके, किस तरह से लोगों को राहत दिया जा सके और क्या करना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से तमाम जानकारी तो दे दी है, लेकिन उनकी निगाह इसी बात पर है कि अब केंद्र सरकार राजस्थान को और कितनी राशि देती है ताकि ये बहुत
बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं और जिन स्थितियों का जिक्र किया आपने कि लाख 1.5 लाख रुपए चाहिए और अभी अगर आप जागरूक नहीं हो रहे हैं, इतनी तेजी से अगर कोरोना फैल रहा है तो फिर यह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। स्वास्थ्य हमारा है, सबसे पहले चिंतित हमें ही होना पड़ेगा। वैक्सीन आएगा मिलेगा कब वो बाद की बात है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी जो उन्होंने दी जीएसटी को लेकर, देखिए अन्य राज्य भी क्या इसको लेकर के डिमांड करेंगे। प्रधानमंत्री से इस बैठक में आगे जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ कुंदन इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। कुंदन, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, लोगों को लग रहा है वैक्सीन आएगा मिल जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आ भी जाए तो मिलेगी कब, और जब तक मिलेगी नहीं तब तक इसी खतरे का सामना करना है। तो फिर आपको नियमों का पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अस्पतालों का हाल मेरे सहयोगी श्रीवत्सन भी बता रहे थे और सब जगह एक जैसे हाल है। सबसे पहले सवाल का जवाब कि ज्यादातर गैर बीजेपी स्टेट जितने भी मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद ममता बनर्जी ने इस बात का जिक्र किया कि उनके जीएसटी के जो बकाया पैसे उसे दिया जाए, और एक तरह से क्योंकि राज्य में जितना दबाव है फाइनेंस को लेके, क्योंकि लॉकडाउन था और तमाम तरह के खर्चे बढ़े हुए हैं, ऐसे में वो पैसा दिया जाए। दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती होगी 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए, क्योंकि जो भी वैक्सीन के कंटेंडर हैं, भारत ने कितनी बुकिंग कराई है, किन कंपनियों से कराई है। दो बड़े प्लेयर मॉडर्ना और फाइजर की बात हो रही है, उनके लिए चेन सिस्टम बनाना मुश्किल है, क्योंकि जो 70 डिग्री और 30 डिग्री टेम्परेचर की बात हो रही है, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जहां तक बड़ी 3 कंपनियां भारत की बना रही, कोविशील्ड की बात कर ले, कोवैक्सीन की बात कर ले, स्पुतनिक की बात कर ले, जो डॉक्टर रेड्डी उसका ट्रायल कर रहे हैं, वो इंडियन क्लाइमेट में ट्रायल अभी तीसरे स्टेज में है। तो अगर कोई दवा, कोई वैक्सीनेशन का ट्रायल दुनिया के किसी दूसरे देश में हुआ है, भारत में कैसे रिएक्ट करती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, एक बड़ी चुनौती है। और हालांकि तमाम राज्य सरकारों से आज की बैठक में बहुत साफ किया जाएगा कि प्रायोरिटी लिस्ट तय करें। प्रायोरिटी लिस्ट तय करने के बाद कैसे देंगे, कैसे एंड यूजर तक पहुंचाएंगे, वो तय करें। क्वालिटी मेंटेन करते हुए पहुंचाएंगे, वो तय करें। उसके बाद तीसरी बात होगी कि पूरा उसका फाइनल। और देखिए कुंदन, सारी बात यहां पर आप आकर के वैक्सीन पर ठहर गई है। वैक्सीन हमें मिल पाएगी, कितनी कारगर होगी, हर चीज को लेकर के अभी प्रश्न है और इसलिए लोगों में एक डर तो है। अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान जो सख्ती राज्य सरकारों ने बरती है उसका असर देखने को मिला है। लोग थोड़े और जागरूक हुए हैं और यही जागरूकता जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक दवाई नहीं आ जाती, तब तक हमें कोरोना से बचा सकती है। मेरे तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं, हम लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री की बैठक में क्या कुछ होता है, क्या निकलकर सामने आता है, बताते रहेंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।